ठीक है, चलो नोट डाउन कर लिया सबने। नॉर्मेटिव थीसिस के 3 टाइप, मतलब 2 ही टाइप है। पहला क्या है, एजेंट थ्योरी। एजेंट थ्योरी में एम्फेसिस किस चीज को करते हैं हम लोग, उस चीज के कैरेक्टर को करते हैं। फिर एक्शन थ्योरी में, एक्शन में 2 टाइप है, पहला है डिओन्टोलॉजिकल, फिर है टेलियोलॉजिकल। डिओन्टोलॉजी क्या कहती है, ये फिलोसफी देने वाला कौन था, इमैनुअल कांट था। उसमें भी 2-3 और फिलोसोफर है, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर इनका कहना क्या था, एम्फेसिस ऑन द मॉरल ड्यूटी एज मीन्स, मतलब जो भी किसी चीज को, काम को हम करते हैं, फिर उसका जो भी रिजल्ट है उसके लिए हमने कौन से मीन्स को यूज किया था, उसके बिहाफ पे हम लोग जज करते हैं कि वो कौन सा एथिक्स था। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिओन्टोलॉजिकल। फिर टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल में क्या होता है, अल्टीमेटली आप मीन्स कोई भी यूज करो पर आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जो रिजल्ट आपको गेन करना है वो आपको गेन करना है। एग्जाम में मार्क्स लाने हैं, भले ही आप चीटिंग करके लाओ, कैसे भी लाओ, बस मार्क्स आने चाहिए। ये क्या बोलती है, टेलियोलॉजिकल। पर डिओन्टोलॉजिकल क्या बोलती है, एग्जाम में आपको चीटिंग नहीं करनी, चीटिंग करना ये गलत है। ठीक है, तो ये हो गया टेलियोलॉजिकल, ये डिओन्टोलॉजिकल। पहला था एजेंट थ्योरी। टेलियोलॉजिकल में अलग अलग टाइप्स हमने कल पढ़े थे, लिख लिया था सबने। पहला कौन सा था, यूटिलिटेरियनिज्म, मतलब यूटिलिटी, है ना, किसी भी चीज को पाने के लिए कितने भी रफनेस लगे पर हमें उसको अल्टीमेटली पाना है। ठीक है, उसमें है बेंथम ने दिया था, बेंथम और जेसमिन। फिर है कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म। कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म मतलब इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में हुआ कॉन्ट्रैक्ट। फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की भी अलग अलग टाइप हो सकते हैं। वहां पे स्टेट एकदम अथॉरिटेरियन हो सकता है, या फिर स्टेट वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हो सकता है। स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में रिलेशनशिप अलग अलग हो सकती है ना। ठीक है, उस बिहाफ पे हम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट को अलग अलग फिलोसोफर ने अलग अलग थ्योरीज में दी है। इसमें थॉमस वेब्स है, लॉक है, और फिर रूसो है। इन तीनों ने अलग अलग थ्योरीज दी है, हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म, वो जॉन रॉल्स है, उनकी फिलोसफी क्या है, इग्नोरेंस ऑफ वेल, वो सब हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद है कंटेम्प्रेरी फेमिनिज्म, मतलब क्वालिटी ऑफ केयर, केयर की जो फीलिंग होती है वो फेमिनिज्म में कैसी होती है, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब हो गया टेलियोलॉजिकल के अलग अलग पैटर्न। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला हमारा एजेंट थ्योरी। ठीक है, तो पहला क्या था, एजेंट थ्योरी। एजेंट थ्योरी किसने दिया था, एरिस्टोटल ने। लिख लिया आपने, लिख लो पहली बात, याद होना चाहिए कि एजेंट थ्योरी का फिलोसोफर किसके पीछे, कौन सा फिलोसोफर था, एरिस्टोटल। ग्रीक से बिलोंग करते थे एरिस्टोटल। जिन्हें लिखा नहीं है वो नोट डाउन कर लो, और मेरे क्लास में लिखने की आदत सबको डालनी है, लिखने के बिना आप पास नहीं होने वाले। हो गया, और थोड़ा स्पीड से लिखो। हो गया, हो गया। मतलब एजेंट एजेंट थ्योरी के हिसाब से, अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, जो भी वैल्यूज आपके कैरेक्टर के अंदर है, तो इसका मतलब है कि जो डिसीजन आपने लिया था वो भी अच्छा ही होगा। ठीक है, ये होती है एजेंट थ्योरी। और एक्शन थ्योरी, मतलब एक्शन थ्योरी में 2 हिसाब से हम लोग उसको जज करते हैं, या तो उन्होंने मीन्स कैसा रखा था, या फिर रिजल्ट अल्टीमेटली आना चाहिए। ये 2 चीजें हो गई। ये भी लिख लिया था ना हमने कल। अभी हम लोग शुरू करेंगे एजेंट थ्योरी एरिस्टोटल की क्या है। उसके पहले हम लोग एरिस्टोटल के बारे में जान लेते हैं। एजेंट थ्योरी बाय एरिस्टोटल लिख लो, एजेंट थ्योरी बाय
एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर थे। इनका वर्क जो है, इनकी बुक्स के नाम लिख लो। पहला है द पॉलिटिक्स, दूसरा है द नाइकोमेनिया एथिक्स, एथिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरे इनकी बुक का नाम है। एरिस्टोटल के हिसाब से हम सबके अंदर फिफ्थ सेंस है ना? मालूम है फिफ्थ सेंस के बारे में सबको? 5 ऑर्गन ऐसे होते हैं जो हमारी सेंस को क्रिएट करते हैं। उन 5 सेंस की वजह से हेल्प करके हम लोग एक सिक्स सेंस जनरेट करते हैं। सिक्स सेंस के बारे में आपको सबको पता है? उसको बोलते हैं विजडम। विजडम मतलब किसी चीज को सोचने की, समझने की कैपेसिटी को डेवलप करना, उसको बोलते हैं विजडम। विजडम किससे आती है? जो लॉजिकल रीजनिंग हम लोग करते हैं, जो भी हमारे माइंड में चीजें हम लोग, जो भी नॉलेज हो या फिर वैल्यूज हम लोग गेन करते हैं, उस चीज के बिहाफ पे हम लोग हमारी विजडम को डिफाइन करते हैं, है ना? तो एरिस्टोटल के हिसाब से हम जो भी है वो हमारा सिक्स सेंस, हमारे 5 सेंस की मदद से बनाते हैं, और उसी से बिहाफ पे हम लोग हमारा विजडम का डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है? और विजडम के यहाँ यूज करके हम लोग उन चीजों को, कुछ वैल्यूज है उस वैल्यूज को यूज करते हैं। ये तुमने लिख लिया यहाँ पे, एरिस्टोटल के वर्क लिख लिए? ठीक है, इतना ही लिखो यहाँ पे। इनके हिसाब से मैन जो है, ह्यूमन जो है, वो एक सोशल एनिमल है, एक पॉलिटिकल एनिमल है, और एक एथिकल एनिमल है। इसका मतलब हम सब एक सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के कुछ ना कुछ नॉर्म्स और कंडीशंस हम लोग फॉलो करते हैं, और सोसाइटी जो भी इनकलकेशन हमारे अंदर करती है, हम सब उस चीज का रिजल्ट होते हैं। मतलब जो भी सोशलाइजेशन हमारी सोसाइटी हमारे साथ करती है, हम सबकी वैल्यूज हम उस चीज का रिजल्ट होते हैं। जैसे हमारा कल्चर हमारे अंदर रिप्रेजेंट होता है, अमेरिका का कल्चर एक अमेरिकन के अंदर रिप्रेजेंट होता है, वैसे ही एक अरेबियन का कल्चर एक अरेबियन के अंदर रिप्रेजेंट होता है। मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी होती है वो एक सोसाइटी से बनी हुई होती है। ठीक है? और जो हम पॉलिटिकल वैल्यूज को मानते हैं, वो रिजल्ट किसका होगा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज का रिजल्ट होगा। इसका मतलब है एनिमल भी पॉलिटिकल एनिमल है, और चौथा और आखिरी है तीसरा एथिकल एनिमल। जो भी एथिकल वैल्यूज हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर रिप्रेजेंट होती है। सबकी अलग अलग होती है, जो पहले क्लास में हमने देखा था, है ना? बुरखा पहनना सऊदी अरेबिया के अंदर एक प्राउड वाली बात हो सकती है, पर फ्रांस के अंदर वही एक जुर्म है। मतलब सबकी एथिकल वैल्यूज अलग अलग होती है। तो ह्यूमन क्या है? इन सबका एक मिक्सचर है। ठीक है? ये डायग्राम बना लो, बेसिक ही है। क्लियर है? एरिस्टोटल क्या बोलते हैं? ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? हैप्पीनेस को पाना। मतलब अल्टीमेटली हम अगर कोई काम कर रहे हैं, तो हम का हमारा उसके पीछे का मतलब क्या है? एक पर्पस जो है वो है हैप्पीनेस को गेन करना। ठीक है? हैप्पीनेस इज अ अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। और ह्यूमन नेचर जो भी वैल्यूज गेन करता है, वो उसके लिए एक पॉजिटिव वैल्यूज ही आता है रिजल्ट में, ऐसे उनका कहना है। मतलब जो भी हम सोसाइटी से पढ़ते हैं, वो सब हमारे लिए एक पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन लाता है, ऐसे एरिस्टोटल का कहना है इस थ्योरी के अंदर। इसका क्या है? मेन एम ऑफ द लाइफ इज हैप्पीनेस, और अचीविंग विजडम इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। मतलब जो विजडम हम लोग गेन करेंगे, किससे? थिंकिंग से। मतलब जो भी नॉलेज हम लोग गेन करते हैं, उसकी जो हमारी, उसकी वजह से जो हमारी पर्सनालिटी बोलती है, उससे बनती है, उससे हमें विजडम मिलती है, और वो विजडम मिलने के बाद हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। जैसे किसी को किसी के लाइफ का पर्पस मिल गया हो कि नहीं मुझे अब यही करना है, और यही इसी से करके मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। एरिस्टोटल का कहना है वो विजडम जब हमें मिल जाती है, इसका मतलब हमें लाइफ के काफी लेसन आसान हो गए। ठीक है? ये हो गई एरिस्टोटल की एजेंट थ्योरी। लिख लिया सबने? ये बेसिक बेसिक में 2-3 वर्ड में लिख लो बस इसमें। बस इतना लिखना, ह्यूमन बिहेवियर, पर्पस ऑफ ह्यूमन, पर्पस ऑफ द मेन पर्पस ऑफ द ह्यूमन इज हैप्पीनेस। बस इतना लिख लेना अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। उसके बाद है एरिस्टोटल 4 वर्च्यूज की बात करते हैं। वर्च्यूज मतलब वैल्यूज बोल सकते हो आप, है ना? पहली कौन सी है? टेम्परेंस। टेम्परेंस मतलब, हाँ, कंट्रोल रखना खुद पे। जैसे आपका गुस्सा है,
टेम्पर बोलते हैं ना उसको, एंग्रीनेस, ठीक है। एंग्रीनेस हर बार आप कौन से चीजों में कभी कभी कैसे कैसे एंग्री करना है वो आपको कंट्रोल में होना चाहिए आपके। पहला क्या है, टेम्परेंस। एग्जाम्पल, एनीवन बिकमिंग एंग्री बट नॉट एट द राइट टाइम, मतलब किसी किसी को हर टाइम पे गुस्सा आता है, इसका मतलब उसका अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। तो एरिस्टोटल के हिसाब से क्या होना चाहिए, आपका टेम्परेंस होना चाहिए, मतलब आपके गुस्से पे खुद का कंट्रोल होना चाहिए। कौन सी जगह पे कितना गुस्सा कैसे करना है, राइट सिचुएशन क्या बोल रहा है, एट राइट टाइम फॉर राइट पर्सन एंड राइट प्रोपोर्शन, मतलब सही टाइम पे सही पर्सन पे और सही प्रोपोर्शन में गुस्सा करना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि गुस्सा है तो वह किसी भी टाइम पे किसी भी पर्सन पे कितने भी मात्रा में उसको निकाल दो, ठीक है। उसका भी आपको एक टेम्परेंस होना चाहिए, मतलब कब कितना कैसे गुस्सा करना चाहिए, आपकी सेंस के अंदर कंट्रोल होना चाहिए। ये हो गया पहली वैल्यू, टेम्परेंस। दूसरी वर्च्यू कौन सी है, करेज। करेज मतलब किसी भी चीज को करने की क्षमता होना, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग करेज। फिर है जस्टिस, सबको हमें एक इक्वली ट्रीट करना है। जस्टिस मतलब सबके लिए हमारा जो भी लॉ होगा वो सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ये हो गया तीसरा। और आखिरी है विजडम। विजडम मतलब एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग ऑफ नॉलेज, मतलब जो भी नॉलेज आप गेन कर रहे हो पढ़ के उसका एक रैशनल, रैशनल मतलब किसी की तरफ बायस नहीं होना चाहिए वो थिंकिंग, उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल थिंकिंग, ठीक है। तो जो भी आप लोग विजडम गेन करते हो वो क्या होती है, वो जो भी आप लोग रैशनल थिंकिंग के बिहाफ पे जो भी नॉलेज गेन कर रहे हो उसका एक एप्लीकेशन होता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जो भी चीजें आप लोग गेन कर रहे हो वो आपकी चीजों से, मतलब मैं अगर कोई चीज बुरी भी बताऊंगा तो आप लोग वो गेन नहीं करोगे, जो रैशनल चीजें होगी वहीं को आप यहाँ से उठाओगे ना और आपके माइंड में कलेक्ट करोगे, तो वो जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे उसका एक एप्लीकेशन, उसको बोलते हैं हम लोग विजडम, ठीक है। और एरिस्टोटल के हिसाब से जो लोग ये विजडम गेन करते हैं वो लोग अल्टीमेटली हैप्पीनेस को गेन करते हैं। समझ में आ रहा है एरिस्टोटल की एजेंट थ्योरी क्या है, तो आपको समझ में आ रहा है, हाँ क्लियर है यहाँ तक सबको, एजेंट थ्योरी क्या है। तो देखिए, हम एथिक्स पढ़ रहे हैं और एथिक्स हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मतलब यूपीएससी के ओरिएंटेशन से पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी बेसिक थ्योरीज आएगी उस थ्योरीज का हमें सबसे पहले तो उनका एप्लीकेशन देखना है, फायदा क्या क्या हो रहा है, फिर उसका क्रिटिसिज्म देखना है कि ये थ्योरी कैसे कैसे गलत भी साबित हो सकती है वो भी देखना है, और अल्टीमेटली वहां से कौन से पॉजिटिव चीजें हम लोग गेन करने वाले हैं उनको भी देखना है, ठीक है। तो ये हो गई एरिस्टोटल की एजेंट थ्योरी। ये चार वर्च्यू समझ में आ गई सबको, टेम्परेंस, कौन सी एरिस्टोटल की एजेंट थ्योरी की चार वर्च्यूज, टेम्परेंस, करेज, जस्टिस एंड विजडम। इसमें से जो विजडम है उसका मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग ऑफ नॉलेज। क्लियर है सबको यहां तक, ठीक है। इनके मतलब से ये जो चार वर्च्यूज है, ये चार वर्च्यूज एक ह्यूमन को गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प करती है, ठीक है। ये जो चार वर्च्यूज थी इनकी वजह से कोई भी ह्यूमन एक अच्छा पर्सन या फिर एक अच्छा सिटीजन बन सकता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अब ये जो चार वर्च्यू है, ये चार वर्च्यू या तो आपको फुल हार्डीनेस लाएगी, या तो करेज लाएगी, या फिर कवर्डनेस लाएगी। वो बोलते हैं ना कि वीरता में और कायरता में बस एक स्टेप का अंतर होता है ना, मतलब बेवकूफी में और होशियारी में भी बस एक स्टेप का ही अंतर होता है। इनका मतलब यही है कि इन चार वैल्यू से या तो आप बहुत ही ज्यादा करेजियस बन जाओगे या फिर कवर्ड भी बन सकते हो, ठीक है। वो आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है कि आप इन वैल्यू को कैसे अप्लाई करते हो, ठीक है। क्लियर है सबको। फुल हार्डीनेस मतलब करेज का एक बहुत ज्यादा सदृढ़ता बोलते हैं उसको। सदृढ़ता मतलब जब करेज को हम लोग बहुत ही प्रॉपरली अप्लाई कर देते हैं और किसी भी चीज का पॉजिटिव एक रिजल्ट लेके आते हैं उसको बोलते हैं फुल हार्डीनेस। मतलब जो भी हमें हासिल करना था वो एक राइट मीन्स से हमने अचीव कर लिया विथ करेज के साथ में, तो उसको बोलते हैं फुल हार्डीनेस। ये ग्रीक वर्ड है वैसे तो, मतलब एक करेज का ही एक बेटर वर्जन। सबसे पहला है कवर्डिनेस, उससे बेटर है करेज, और फिर है फुल हार्डीनेस, मतलब एक करेज का यूज करके हमने किसी भी चीज को पॉजिटिवली गेन कर लिया। लिखा सबने ये, कल की क्लास थोड़ी सी फैमिलियर थी, ये थोड़ी थियोरटिकल क्लास है इसलिए थोड़ा बोर होगा, पर आप हम कोशिश करेंगे कि बोर ना हो। हम जब मतलब कोई भी केस स्टडी आएगी तो हमें इन सब थेरीज को वहां पे रख के हमें उसको जस्टिफाई करना है कि हम इन थेरी की हेल्प से हम लोग अपना हम जो भी डिसीजन लेने वाले होंगे
वो इन थ्योरी को ध्यान में रख के हम लोग डिसीजन लेंगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, जैसी भी सिचुएशन होगी केस स्टडी में दी हुई, उस इन सब केस को ऑन ऑन द वे रख के हम लोग डिसीजन लेंगे। ठीक है, फुल हार्डीनेस मतलब मैंने अभी तो बताया, क्या है फुल हार्डीनेस मतलब बताओ, है ना, करेज का एक अपर मोस्ट फॉर्म का यूज करके किसी भी चीज को राइट वे में कंडक्ट करना। ठीक है, जो भी काम आपको दिया जाता है उसको करेजियसली परफॉर्म करना। करेज मतलब एक बैलेंस व्यू है, और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के उस चीज को अप्लाई करके कुछ चीज को गेन करना, उसको बोलते हैं फुल हार्डीनेस, मतलब फुल्ली उस पोटेंशियल का यूज करना। ठीक है, कावर्डीनेस तो पता होगा आपको, है ना। करेज इज ए डॉक्ट्रिन ऑफ विन, मतलब कोई भी चीज को करने का तरीका मतलब करेज होता है, और उसी का एक एक्सट्रीम फॉर्म होता है कावर्डीनेस, है ना, मतलब ब्रेवरी जिसको बोल सकते हैं हम लोग, सॉरी क्या, फुलार्डीनेस। और जो लोग करेज शो नहीं करते उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कावर्ड। और करेज जो ज्यादा शो करते हैं उसको बोलते हैं हम वीर, मतलब जो भी फुलार्डीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस थ्योरी का यूज आप लोग कहां कहां पे कर सकते हो। पहली चीज क्या है, इंडिविजुअल के बिहाफ पे लिख लो इसको, एप्लीकेशन ऑफ एजेंट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ एरिस्टोटल एजेंट थ्योरी। पहला क्या है, इंडिविजुअल में कहां कहां पे इसका एप्लीकेशन है। पहला है, साइंटिफिक टेम्परेचर नहीं है, साइंटिफिक टेम्परेंस है, या फिर साइंटिफिक टेम्परमामेंट, TEMPERAMENT, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, टेम्परेचर नहीं है, वो बाय मिस्टेक हो गया। TEMPERAMENT, टेम्परामेंट मतलब साइंटिफिक टेम्पर। किसी भी चीज को जब आप लोग करते हो तो वहां पे साइंटिफिकली दो दो वैल्यूज को, हर एक मुद्दे को रख के उसको आपको समझना है। ये चीजें कब आएगी, जब आपके अंदर वो चार वर्च्यूज होगी, तभी ये सब चीजें आ पाएगी। पहला है साइंटिफिक टेम्पर, दूसरा है इनोवेशन और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। किसी भी चीज को आप जब एक नए पॉइंट से व्यू करते हो, तब आपको वहां पे क्या होता है, एक इंटेलेक्चुअल चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो दूसरा हो गया इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और आखिरी है इंडिविजुअल में एक गुड ह्यूमन बीइंग को डेवलप करने में वो चार वर्च्यू हमारी हेल्प करती है। उसके बाद है सोसाइटी में थ्योरी का कैसे यूज होता है। तो उसमें पहला है रैशनल सोसाइटी, रैशनल मतलब किसी भी व्यू को लेके बैलेंस नहीं होना, सबके लिए पॉजिटिव अप्रोच होना। रैशनल होना मतलब स्टेबल होना। ठीक है, आपको अगर किसी चीज पे कोई व्यू पूछ ले तो आप रैशनली उस पर बता पाओ कि नहीं इस चीज में ये खराबी है। अगर आप हिंदू हो तो हिंदू रिलीजन में कौन सी चीजें बुरी है, उस चीज को आपको रैशनली बताते आना चाहिए। उसको बोलते हैं हम लोग एक रैशनल सोसाइटी। मेरे रिलीजन में क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, ये बताने की जो करेज होती है उसको बोलते हैं हम लोग रैशनैलिटी। तो पहला है रैशनल सोसाइटी डेवलप करने में हेल्प करता है। दूसरा है मतलब जो भी इश्यूज होते हैं जो निगेटिव व्यूज पे बेस्ड होते हैं, उनको एक पॉजिटिव अप्रोच में कन्वर्ट करने की ताकत भी हमें ये अप्रोच देता है, एजेंट थ्योरी देती है। उसके बाद है प्रिजुडिस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब प्रिजुडिस मतलब किसी भी एक पर्सन के मन लिए हमारे मन में ऑलरेडी कोई एक थिंकिंग का डेवलप हो जाना, उसके बोलते हैं प्रिजुडिस या फिर बायसनेस। मतलब हम लोग, हमारे अंदर थिंकिंग होती है कि गांव से आए हुए लोग हमेशा अनपढ़ ही होते हैं, गवार ही होते हैं। ये क्या हो गया, प्रिजुडिस हो गया। अगर उनमें से कोई बंदा होशियार भी होगा तो भी हम उसको मान के चलते कि इसे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑलरेडी हमारे मन में जो है उसको बायसनेस बोलते हैं। तो इस बायसनेस को दूर करने के लिए हम लोग इस थ्योरी का यूज कर सकते हैं, उन चार वर्च्यूज का यूज कर सकते हैं। फिर लास्ट में है गवर्नमेंट करेज, मतलब गवर्नेंस के लिए हमें कौन सी बातों में ये हेल्प कर सकता है ये थ्योरी। पहली है स्पीक अगेंस्ट करप्शन, विसल ब्लोइंग। जो चार वैल्यूज थी वो न्यूट्रली जब हमारे अंदर होंगी तो हम अपने आप ही करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। मतलब जहां पे क्या बोलते हैं उसको, पैसे देने पड़ते हैं ना काम कराने के लिए, वो हम खुद ही नहीं देंगे। करप्शन के दोनों कंपोनेंट्स हैं, एक तो जो करप्शन करता है, दूसरा करप्शन करवाता है ना। आपको कोई सर्टिफिकेट बनाना है, आप बोलोगे सर 100 रुपए ले लो मेरा सर्टिफिकेट बना दो, तो ये भी आप भी करप्शन ही कर रहे हो उस टाइम पे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं वहां पे, विसल ब्लोइंग को यहाँ पे ये करते हैं, मतलब प्रोवोक करते हैं ये वैल्यूज। उसके बाद है
सिविल सर्वेंट का गुड कैरेक्टर डेवलप करने में हेल्प करती है 4 वर्च्यूज। कौन सी वर्च्यू है? पहला था टेम्परेंस, करेज, जस्टिस एंड और विजडम का मतलब क्या बताया मैंने? एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग ऑफ नॉलेज। जो भी नॉलेज गेन करोगे उसको रैशनली थिंक करके उसका एप्लीकेशन जब करोगे तो उसको बोलते हैं हम लोग विजडम। और एरिस्टोटल के हिसाब से ये विजडम का यूज हम अल्टीमेटली किसके लिए करते हैं? हैप्पीनेस को गेन करने के लिए। ठीक है, तो हैप्पीनेस को किसी किसी के लिए बोलोगे सर आप, किसी के लिए मतलब एक ड्रिंक करना भी किसी को उसे खुशी मिलती है ना। तो एरिस्टोटल के हिसाब से ऐसी हैप्पीनेस नहीं जिससे किसी इंडिविजुअल को खुशी मिलती है, ऐसी हैप्पीनेस जिसकी वजह से पूरे सोसाइटी को खुशी मिलती है। ठीक है, उसके हिसाब से वैसा हो गया। लिखा सबने? थोड़ा फास्ट लिखो। और बिलीव मी, ये मतलब ये इतने नोट्स कवर करने के बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सफिशियंट है आपके लिए। बस आपको इन सब चीजों को अप्लाई करना है। बस आपके डेली लाइफ में इन सब चीजों का कहाँ कहाँ पे आपको दिखती है ना, उन सबको ऑब्जर्व करो। अप्लाई कैसे करना है? जैसे मेरा कैरेक्टर है, मेरे कैरेक्टर की क्या क्या कौन सी वर्च्यूज है, जो 4 वर्च्यूज मैंने बताई, उनमें से कौन सी वर्च्यू आपके अंदर है उसको जज करो पहले तो। ठीक है, फिर उस चीजों को आप लोग अप्लाई कहाँ पे करते हो, करेज को कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो आप लोग, उसको देखो। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर जब मैं कोई डिसीजन, जब मुझे कोई अल्टीमेट डिसीजन लेना है किसी चीज के बारे में, जैसे यूनिवर्सिटी में आप खड़े हुए हो या फिर इलेक्शन में खड़े हो, तो वहां पे मुझे किसको वोट देना है। ठीक है, उसके बाद में जो अगर कोई बाय गलत मीन्स से अगर कोई इलेक्शन कंडक्ट करवा रहा है वहां पे, तो उसको कैसे रोकना है, वहां पे आपका करेज और फुलहार्डीनेस अप्लाई होता है। ठीक है, तो उसको आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, ये चीजें आपको सीखनी है। ठीक है, और वो सीखोगे कब, अप्लाई कब करोगे? जब ये चीजें आपको समझ में आएगी तभी अप्लाई करोगे ना। तो पहले तो इन सबको समझो क्या क्या है, फिर इसको माइंड में बिठाओ और फिर उसको अप्लाई करो। लिख लिया सबने? फिर है क्रिटिसिज्म। अभी हमने इस चीज का एप्लीकेशन देखा, अभी लास्ट स्टेप है इस थ्योरी का, क्रिटिसिज्म क्या क्या है। एरिस्टोटल के हिसाब से एक ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? हैप्पीनेस गेन करना। पर हमारी सोसाइटी में कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जिनका हैप्पीनेस गेन करना एक अल्टीमेट मोटो नहीं होता, उनका मोटो होता है सैक्रिफाइस। जैसे डिफेंस फोर्सेस हो गए हमारे, है ना, डिफेंस सर्विसेज हो गई। दूसरी फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म में है, जैनिज्म में लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है? सैक्रिफाइस है सबके लिए, है ना। तो सबके लिए लाइफ का एम हैप्पीनेस नहीं होता, किसी के लिए सैक्रिफाइस भी होता है। तो यहाँ पे एरिस्टोटल थोड़ा फेल हो जाता है, ये उनके क्रिटिसिज्म में हम लोग लिख सकते हैं। और हैप्पीनेस जो है वो हर एक के लिए पॉजिटिव भी हो सकती है, किसी किसी के लिए नेगेटिव भी हो सकती है। अब इनकी हैप्पीनेस जो होगी वो मेरे लिए नेगेटिव भी हो सकती है ना। समझ रहे हो आप लोग क्रिटिसिज्म? अल्टरनेट ने क्या बोला है? इन सब करेज, इन वैल्यूज का, वर्च्यू का यूज करके हम लोग अल्टीमेटली हैप्पीनेस पानी है। पर एक इंडिविजुअल की हैप्पीनेस दूसरे इंडिविजुअल के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है ना। ये मतलब इस थ्योरी का हो गया क्रिटिसिज्म। ठीक है, कोई भी सिविल सिविल सर्वेंट है, उसकी एक जो पर्सनल वैल्यूज है, जो 4 वर्च्यूज बताई, वो उसके लिए अलग हो सकती है। उसका यूज उसके हिसाब से जब वो करेगा तो उसको लगेगा कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, पर उसका जो अल्टीमेट रिजल्ट रिजल्ट होगा वो सबके लिए गलत भी तो हो सकता है, उसका जो भी डिसीजन होगा वो। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत होता है, क्रिटिसिज्म है इसका। क्लियर है सबको? ये क्रिटिसिज्म दो दो पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, पूरा मत लिखना, शॉर्ट में लिखना उसको समझ के। ठीक है, हो गया।
वही है दूसरा क्रिटिसिज्म कि जो भी ये वर्च्यूज थी ये सब्जेक्टिव हो सकती है, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती। मतलब इस वर्च्यू का यूज जो है ये अलग करेगा, आप अलग करोगे, हर एक जन उस वर्च्यूज का यूज अलग अलग करोगे, मतलब सबके लिए सिमिलर नहीं हो सकती, ये सब्जेक्टिव हो सकती है। पर एरिस्टोटल के हिसाब से सबकी वैल्यूज सेम ही होगी। सेम कैसे हो सकती है, सबकी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है ना, तो ये भी इस थ्योरी का एक क्रिटिसिज्म है। वैल्यूज आर डॉक्ट्रिन ऑफ मीन्स इज सब्जेक्टिव एंड मे नॉट येट बी ऑब्जेक्टिव। मतलब सारे सिचुएशन में सब लोग तरीके बिहेव करेंगे ये तो हो नहीं सकता ना। अपने वैल्यूज को यूज करके हम सब लोग अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं। हमको लगता है कि हम लोग सही बिहेव कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि वो सही ही होगा। जैसे एरिस्टोटल के हिसाब से हमें एग्रेशन करना ही नहीं है, पर किसी किसी सिचुएशन में एग्रेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। ये हो गया इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म। बस इसमें इतना ही लिखो, डॉक्ट्रिन ऑफ मीन सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड मे नॉट बी नेसेसरली ऑब्जेक्टिव इन ऑल सिचुएशन। एग्जांपल अग्रेशन इन क्या है, अग्रेशन इन सम सिचुएशन मे नॉट बी नेगेटिव। ये दो लाइन लिखो बस। ठीक है, अब इस थ्योरी का रिलीवेंस क्या है आज के टाइम पे या फिर पहले क्या था। ग्रीक फिलोसफी में एरिस्टोटल की इस थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। उसके बाद सॉक्रेट्स ने जो भी थ्योरी दी थी उसको क्रिटिसाइज किया एरिस्टोटल ने, और एरिस्टोटल की थ्योरी पे आगे एम्फेसिस दिया प्लेटो ने। प्लेटो का ही चेला कौन था, अलेक्जेंडर, है ना, जो वर्ल्ड कॉन्करर बना था वो प्लेटो का अपना वो था, स्टूडेंट था। और प्लेटो अपने एरिस्टोटल का चेला था। तो इसका मतलब है जो भी फाउंडेशनल वैल्यूज को इनकलकेट करने में जब एथिक्स का फॉर्मेशन हुआ था, एथिक्स इस सब्जेक्ट का, तो वहां पे एरिस्टोटल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, क्योंकि उसने जो भी थेरीज दी उसकी जो पर्सनल वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा उसने इंपॉर्टेंस दी थी। मैंने बताया ना कल आपको स्टोरी एरिस्टोटल की। मतलब उसने वो खुद की डेथ उसने एक्सेप्ट की, पर अपनी वैल्यूज से मूव करना उसने एक्सेप्ट नहीं किया। मतलब कुछ भी हो जाए मैं अपनी वैल्यूज को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए उसका इंपॉर्टेंस अपनी सोसाइटी में आज भी, तभी भी और आज भी बहुत ज्यादा है एरिस्टोटल की थ्योरीज का। हमारी सोसाइटी में विजडम का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली विजडम को पा लेना मतलब मोक्ष को पा लेना, है ना। जैसे हिंदुज्म में मोक्ष बोलते हैं, बुद्धिज्म में क्या बोलते हैं, निर्वाणा, और जैनिज्म में उसको कैवल्य बोलते हैं ना। मतलब जन्म पुनर्जन्म की साइकिल से फ्री हो जाना, उसका मतलब विजडम को पा लेना। ठीक है, जैसे बुद्ध को जब बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसका मतलब क्या हो गया, वो रैशनल हो गए किसी भी चीज को लेके, है ना। किसी चीज के बारे में रैशनलिटी और इरेशनलिटी को वो लोग समझने लगे कि क्या होता है बेसिकली। इसका मतलब उन्होंने अपने विजडम का यूज करना, प्रॉपर यूज करना सीख लिया था। उसी को बोलते हैं ना हम लोग, मोक्ष मिल गया उनको। ठीक है, इनके लैंग्वेज में विजडम मिल गई, एरिस्टोटल के लैंग्वेज में। उसके बाद है, ये लिख लिया सबने रिलीवेंस उसका। उसके बाद है एजेंट एक्शन, सॉरी एक्शन थ्योरी। एक्शन में पहला है डिओन्टोलॉजिकल। डिओन्टोलॉजी का मतलब को किसने था, फिलोसोफर कौन था, इमैनुअल कांट। हेडिंग डाल लो, एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी में पहला डालना डिओन्टोलॉजिकल, डिओन्टोलॉजी। इसका मतलब देखो, डिओन्टो मतलब मीन्स, मीन्स मतलब किसी भी चीज को पाने के लिए हम लोग किस किस रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, वो मीन्स हो गए। और लॉजी मतलब साइंस, इक्वल टू साइंस ऑफ मीन्स। डिओन्टोलॉजी मतलब जो भी मीन्स हम लोग किसी भी चीज को पाने के लिए गेन कर रहे हैं उसका साइंस, उसको कैसे यूज करेंगे उसका मतलब होता है डिओन्टोलॉजी। हो गया।
इमैनुअल कांट के हिसाब से किसी भी चीज को करने के लिए हमें उसके मीन्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, मतलब और मीन्स कहां से आएंगे, जो भी रैशनैलिटी होगी, जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आपके अंदर होगी, उसी को हमें यूज करना है, जो कि इरेशनैलिटी को या फिर कोई निगेटिव चीजों को, ठीक है, कोई भी रिजल्ट लाने के लिए हमें पॉजिटिव मीन्स को गेन करना है, ये बोलता है इमैनुअल कांट। इसको लिखो मत, ज्यादा लिखना हो जाएगा, इतना मत लिखो, बस समझ लो कि कांट को कहना क्या है। क्या कहना है, जब हम किसी रैशनैलिटी को यूज करके पॉजिटिव मीन्स के हिसाब से किसी चीज को रिजल्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये बोलना चाहता है वो। और ये जो भी पॉजिटिव या फिर रैशनैलिटी आएगी, ये कहां से आएगी, कंसाइंस के हिसाब से आएगी, मतलब जो आपकी इनर वॉइस होगी, वहां से आपको पता चलेगा कि कौन सी चीजें अच्छी करनी है और कोई चीजें कौन सी चीजें बुरी करनी है। इसको नोट डाउन कर लो। द कंसेप्ट ऑफ मीन्स इज रिलेटेड विद द ह्यूमन कंसाइंस, इतना लिखो। कंसेप्ट ऑफ मीन्स इज रिलेटेड विद द ह्यूमन कंसाइंस। और कंसाइंस क्या है, कंसाइंस इज human intellectual guide which guide human intellectual which guide human behavior। जो हमारा इनर कंसाइंस है वो क्या होता है, जो भी वैल्यूज हमारी होती है उसका इनर वॉइस होता है, ठीक है, और वही हमारे ह्यूमन बिहेवियर को हमेशा गाइड करता है। कांट के हिसाब से जो भी हमारी एक्शन होगी वो दो कंपोनेंट पे बेस्ड होगी। पहला कौन सा है, एक्शन बेस्ड ऑन द मॉरल कमांड, और दूसरा है एक्शन बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग। ये दो चीजों को लिख लो। अकॉर्डिंग टू कांट एक्शन इज बेस्ड ऑन टू फिलोसॉफीज, पहला है मॉरल कमांड, दूसरा है रैशनल थिंकिंग। अब कांट भी रैशनली की बात कर रहा है, मतलब कांट कैसे हो गए, रैशनलिस्ट हो गए। रैशनलिस्ट मतलब स्टेबल रख के खुद को किसी भी चीज को जज करने वाले। इनका बोलना है कि एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ। लिख लो, अगला पॉइंट लिखना, एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ, मतलब एक्शन मतलब लेबर से अगर कोई काम हम लोग करा के रह रहे हैं तो उसका अल्टीमेट मीन्स क्या होना चाहिए, लेबर का वेलफेयर होना चाहिए, ना कि कंपनी वाले का प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे कांड का मतलब कहना है, मतलब अगर किसी कंपनी में सबसे ज्यादा अगर काम लेबर से करवा के लिया जा रहा है तो उसका प्रॉफिट शेयर भी मैक्सिमम लेबर को ही जाना चाहिए। मीन्स शुड बी एंड इन इटसेल्फ, मीन्स इक्वल टू एंड। मतलब अगर कोई एग्जाम में चीटिंग करके मार्क्स ला रहा है, उसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब उसकी जो प्रोसेस थी वो सही नहीं थी, क्योंकि सही क्या है, जो भी चीटिंग है वो तो एक रॉन्ग एक्शन है ना, और स्प्लिटिंग द ट्रूथ ये एक सही है, मतलब सही चीजों से एक्ट को गेन करना वो एक पॉजिटिव चीज थी। बस इतना ही लिखना, एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ। मतलब इनके कहने का मतलब ये है, जब हम किसी चीज को करते हैं तो जब अगर हम उसको उसका सही पर्पज से करते हैं या फिर सही मेथड से करते हैं तो अपने आप उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, ये इनका कहना है। इसमें बस इतना ही लिखना था, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है ये चीटिंग वाला, इतना लिखना था कि एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ, इतना ही लिखो इसमें। ये लिखो, अकॉर्डिंग टू हिम some moral duties for humans are, इसको डिटेल से हम देखेंगे आगे आगे, इसको प्रोसेस के हिसाब से लिख लो। ह्यूमन की मॉरल ड्यूटीज कौन सी है, पहला है बीइंग ट्रूथफुल, फिर है बीइंग हार्मलेस, सच्चा बोलना है आपको, किसी को हार्म नहीं करना है, फिर है बीइंग फेयर फॉर जस्ट, मतलब जो भी जैसे भी फेयर बिहेव करता है आपको भी उसके साथ फेयर बिहेव करना है। उसके बाद है रिस्पेक्टिव डिग्निटीज, सबकी जो भी डिग्निटी है उसको आपको रिस्पेक्ट करना है, वुमेन हो मेन हो ट्रांसजेंडर हो, सबकी जो डिग्निटी है आपको रिस्पेक्ट करना है सबको। उसके बाद है परफॉर्मिंग सम ड्यूटीज एज ह्यूमन, मतलब जो कहीं पे लिखी नहीं होती वो ड्यूटीज भी आपको फॉलो करनी है,
क्योंकि आप एक बेटर ह्यूमन बीइंग हो। लिख लिया, फास्ट लिखो, ये तो बहुत छोटा छोटी चीज है। पता है इसकी टोटल 150 स्लाइड्स है। अभी हम कितने पे होंगे? लिख लिया, ये क्या सबने? जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो इसलिए नहीं होना चाहिए कि उससे हमें कोई फायदा हो रहा है, वो इसलिए होना चाहिए कि वो सच में अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ह्यूमन शुड एक्ट सिंपली बिकॉज ही वांट्स टू एक्ट, सच एज एक्ट ऑफ चैरिटी, फ्रेंडशिप। अगर हम किसी से फ्रेंडशिप कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, बस फ्रेंडशिप हम उसके अच्छे के लिए कर रहे होते हैं ना, फ्रेंडशिप के पीछे कोई मतलब नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे वैसे ही चैरिटी जब हम करते हैं, चैरिटी पता है ना आपको, किसी चीज में पैसे डोनेट करते हैं तो उसके पीछे हमारा एक पर्पस नहीं होना चाहिए, किसी पर्पसफुल चैरिटी नहीं करनी चाहिए, हमने एक ओपन चैरिटी करनी चाहिए, मतलब जिस चैरिटी से सबका भला होगा वैसी करनी चाहिए। मतलब किसी काम को करने के पीछे हमें खुद का पर्सनल मोटिव नहीं यूज करना है, उस काम को करना है क्योंकि वो काम करने की जरूरत है सोसाइटी में। समझ में आ रहा है? ये कांट की फिलोसॉफी थी। चैरिटी शुड बी डन विद द एम ऑफ गॉड विद सम गुड थिंग्स। मतलब अगर हम चैरिटी कर रहे हैं तो उसका पर्पस क्या होना चाहिए? नहीं, ये चैरिटी करने के हिसाब से अगर हम चैरिटी करते तो उससे किसी लोग का, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का भला होगा, ये सोच के हमें चैरिटी करनी है। ठीक है, चैरिटी इसलिए नहीं करनी क्योंकि भगवान खुश हो जाएगा फिर हमें बाद में कुछ देगा, इसलिए चैरिटी नहीं करनी। समझ में आ रहा है? ठीक है, जो हम सेवा करते हैं ना लोगों की, तो किसी को किसी एक पर्पज को ध्यान में रखते हुए नहीं करनी है। ठीक है, ये कहना है। दूसरा है, दूसरा पॉइंट लिखना, if human should act in such a fashion as action become universal। अब यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी, इनका क्या बोलना है? हर एक सिचुएशन में पर्सन को यूनिवर्सली सिमिलर ही बिहेव करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कैसे उसको मीन्स के साथ हैंडल करना है, ये सबका जो भी नजरिया होगा इसको लेके सबका सेम होगा, मतलब यूनिवर्सल होगा। जो वे होगा करने का किसी भी चीज को वो सबका सेम ही होगा, सिमिलर होगा, ये इनको कहना है। ऑल ह्यूमन इन सम सिचुएशन विल एक्ट इन सेम मैनर। मतलब हर एक ह्यूमन किसी सिचुएशन में सेम ही तरीके से बिहेव करेगा, ये कांट का कहना है। तो यहाँ पे ये लोग गलत हो गए, ये क्रिटिसाइज करेंगे हम इसको इस चीज पे आगे। ठीक है, क्योंकि हर सिचुएशन में सबको, हर कोई सेम तो बिहेव नहीं कर सकता ना, पर कांट के हिसाब से सब लोग सेम ही बिहेव करेंगे। देखो हम जब इन फिलोसोफर को पढ़ते हैं तो एथिक्स में जो वैल्यूज होती है उनको समझने के लिए करते हैं, पर ये जो भी जितने भी फिलोसोफर है, इन्होंने जो भी फिलोसॉफी दी हुई है ये उनके टाइम के हिसाब से दी हुई है, टाइम और फिर वहां का गवर्नमेंट जैसे होगा उस हिसाब से दी हुई है। ठीक है, तो इनको बढ़ते हुए ये तो ध्यान में रखना कि इन्होंने जो भी थ्योरीज दी हुई है वो उनके हिसाब से दी, उनके टाइम के हिसाब से दी और उनके गवर्नमेंट के हिसाब से दी। आगे जब हम टेलियोलॉजी में पढ़ेंगे ना, यूटिलिटेरियनिज्म, कॉन्ट्रैक्टरियनिज्म, उसमें हम सबको बताऊंगा कि आपको कैसे उन्होंने उस टाइम के हिसाब से मैनेज किया होगा। किसने बोला है कि स्टेट ऑथोरिटेरियन होगा? क्यों? क्योंकि उसका स्टेट ऑथोरिटेरियन था, क्योंकि अगर उसके खिलाफ बोलता तो उसको काट दिया जाता है ना, ऐसे था। पर कांट के हिसाब से क्या है? एक्शन शुड बी यूनिवर्सल, इतना ही लिख लो। अकॉर्डिंग टू कांट एक्शन शुड बी यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब इन ऑल सिचुएशन एवरी ह्यूमन बीइंग शुड एक्ट इक्वली, ऐसे कांट का मत कहना है। उसके बाद लिखना कांट की इस फिलोसॉफी का एप्लीकेशन इंडिविजुअल पे क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कांट, पहला लिखना इंडिविजुअल, पहला है वही है प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर, रैशनली चीजों को करना है कांट की फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कॉन्साइंस थ्रू स्पेशलाइजेशन,
और हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना। आखिरी है मॉरल कंसेंट का भी डेवलपमेंट करना सबके इंडिविजुअल लेवल पे। सोसाइटी के लिए क्या क्या एप्लीकेशन है कांट की थ्योरी का? पहला है जो भी सोशल नॉर्म है उसके लिए उसके बिहाफ क्या, उसका बेसिस जो होता है वो गिव एंड टेक का नहीं होना चाहिए, उस नॉर्म से लोगों को सच में फायदा भी होना चाहिए। मतलब पर्पसफुली कोई चीज को करना नहीं है, बस करना है क्योंकि वो एक यूनिवर्सल नॉर्म है, सबके लिए करना है, तो अच्छी चीजें करना है। निष्काम कर्म बताओ ना, कर्म करते जाओ फल की चिंता मत करो, उस कॉन्टेक्स्ट में। सेल्फलेसनेस, खुद का भला नहीं सोचना है, लोगों का भला सोचना है, उस लोगों के भलों को मद्देनजर रखते हुए कामों को करना है, निष्काम कर्म, ये लिख लेना। सेल्फलेसनेस, निष्काम कर्म, ये हिंदू फिलोसॉफी है, निष्काम कर्म। इतना लिखना था कि नॉर्म शुड नॉट बी बेस्ड ऑन गिव एंड टेक, इट शुड बी बेस्ड ऑन फिलोसॉफी एंड मीन्स। तीसरा है गवर्नेंस के अंदर क्या क्या इसका एप्लीकेशन है। पहला है सिविल सर्वेंट अपनी ड्यूटी को फॉलो करने चाहिए, मतलब फॉलो करते हैं इस एक्शन थ्योरी के हिसाब से। दूसरा है सेल्फलेसनेस, किसी भी सिविल सर्वेंट को सेल्फलेस होना चाहिए हमेशा। मतलब जब कोई सिविल सर्वेंट कोई काम करता है तो उसका पर्पज उसके पीछे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इस काम करने से कितनी प्रॉफिट होने वाला है, बट बल्कि मेरी ड्यूटी है इसलिए मैं ये काम करूंगा, ऐसा उसका पर्पज होना चाहिए उस काम को करने के पीछे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सिविल सर्वेंट शुड नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्ट। क्यों? क्योंकि रूल्स कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, है ना। कांट का कहना क्या है, हमें मीन्स गलत नहीं होने चाहिए, मतलब अगर रूल गलत है तो आपको उसको फॉलो नहीं करना है, आपको आपकी इनर कंसाइंस को सुनना है पहले कि इस रूल के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था राशन डिस्ट्रीब्यूशन का था, वहां पे अगर किसी फीमेल का, किसी वृद्ध महिला का, 60 साल की कोई लेडीज है, उनका अगर फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है वहां पे, तो फिर भी आपको उनको राशन देना है अकॉर्डिंग टू कांट। मतलब जबकि रूल क्या कहता है, अगर किसी का फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है तो उनको आपको राशन देना नहीं है। पर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कांट आपको आपकी इनर कंसाइंस को सुनना है, ना कि रूल को फॉलो करना है, क्योंकि अगर रूल को फॉलो किया तो किसी के साथ गलत हो जाएगा, वो होने नहीं देना। ठीक है, पर ये सब सिचुएशन में गलत राइट नहीं हो सकता। कोई कोई झूठा मूठा कार्ड लेके आ गया फिर भी उसको आपने अनाज दे दिया, ये तो गलत हो गया ना। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। इसीलिए फिर कांट को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि हर यहाँ पे हम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये गलत बात है, हमें रूल को भी फॉलो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। निकलिए सबने ये। उसके बाद देखो क्रिटिसिज्म, कांट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म। पहला लिख लो, कांट इज क्रिटिसाइज फॉर बीइंग एब्सोल्यूट। क्रिटिसाइज फॉर ट्राइंग टू अचीव मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। मॉरल एब्सोल्यूटिज्म मतलब कांट के हिसाब से कोई भी काम करने के लिए मीन्स जो है वो हमेशा एक्यूरेट ही होने चाहिए, बट जरूरी नहीं है किसी सिचुएशन में, हर एक सिचुएशन में मीन्स अच्छे ही हो। जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, आपके घर में चोर घुस गए हैं और आपकी फैमिली में किसी ना किसी को मारने वाले हैं, वहां पे आप लोग उसको मारने नहीं दे सकते ना, आपको वहां पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा उस पॉइंट पे। ठीक है, मतलब हम उसकी एक्शन को हम देखते नहीं रह सकते, वहां पे हमें वहां पे कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू द कांट, लिख लो उसमें, अकॉर्डिंग टू कांट, कांट, अकॉर्डिंग टू कांट, एक्शन शुड बी बेस्ड ऑन, एक्शंस शुड बी बेस्ड ऑन मॉरल ड्यूटी, पहला लिखो मॉरल ड्यूटी, कॉमा, शुड बी एंड इन इटसेल्फ, कॉमा, शुड बी यूनिवर्सल ह्यूमन एक्शन। मतलब कांट के हिसाब से अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो वो एक्शन किस हिसाब से होनी चाहिए, मॉरल ड्यूटी पे होनी चाहिए। दूसरी है एक्शन शुड बी एंड इन इटसेल्फ, मतलब एक्शन किसी के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। तीसरा है यूनिवर्सल होनी चाहिए, मतलब हर सिचुएशन में सबकी सेम ही होनी चाहिए। बट, लिखो आगे, बट एथिक्स इज, ethics is relatively not always absolute, ethics is not always relatively absolute, but ethics is based on, ethics is based on purpose of human action, ethics is based on purpose of human actions, comma, circumstances or situations, and its consequences or consequences of action। समझ में आया कुछ? कांट के हिसाब से जो भी डिसीजन आप लोगे वो कैसा होना चाहिए, मॉरल ड्यूटीज को फॉलो करना चाहिए, एंड इन इटसेल्फ होना चाहिए और यूनिवर्सल होना चाहिए। पर एथिक्स क्या कहता है, एथिक्स क्या कहता है, कोई भी एक्शन पर्पस पे डिपेंड करता है कि उस एक्शन को करने के पीछे आपका पर्पस क्या है। सेल्फलेसनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए। दूसरा सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए होना चाहिए। ठीक है, कांट क्या बोलता है, अगर एक्सीडेंट भी हो गया तो भी आपको ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना है, पर नहीं, आपको सिचुएशन के हिसाब से बिहेव करना पड़ेगा ना। आपको जब कोई मर रहा है तो उसको ट्रैफिक सिग्नल रोकना नहीं पड़ेगा, सीधा लेके जाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया मॉरल सर्कमस्टांसेस पे, और तीसरा है कॉन्सिक्वेंसेस पे। ठीक है, आप डिसीजन लोगे उसका कॉन्सिक्वेंस मतलब उसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है सोसाइटी पे या फिर किसी भी पर्सन पे, उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना पड़ता है, ना कि कांट के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया कांट की थ्योरी का क्रिटिसिज्म। समझ में आ रहा है? हाँ, क्लियर है? बोरिंग नहीं हो रहा किसी को? हो रहा होगा, बताओगे नहीं आप लोग? क्योंकि ये फिलोसफी है, थ्योरीज में ऐसे ही होता है थोड़ा बहुत, एथिक्स में थोड़ा बहुत तो होता ही है। जैसे क्या है एग्जाम्पल में आप समझिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हिटलर ने ज्यूस का क्या किया था ना, क्या बोलते हैं उसको, मास, क्या बोलते हैं, मारा था ना बहुत ज्यूस लोगों को उन्होंने, पता है ना। तो उस टाइम पे क्या है, वन ऑफिसर इन जर्मनी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर हेल्प सेविंग लाइफ ऑफ मेनी पीपल, मतलब हिटलर बहुत से ज्यूस लोगों को मार रहा था। ठीक है, तो अगर किसी ऑफिसर ने वहां के लोगों की जान बचाई तो क्या उसने गलत किया? नहीं किया, बट अकॉर्डिंग टू कांट उसने रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, उनका बोलना है कि रूल्स को हमेशा फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है ये? और एक है कि अगर वहां पे जैसे फॉर एग्जांपल अभी नागपुर में दंगे शुरू हो गए है ना, हिंदू मुस्लिम के दंगे हैं, आप एक हिंदू, आपके दो तीन फ्रेंड है जो मुस्लिम है, पर दंगों में है मुस्लिम लोगों को मारा काटा जा रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपने उन दो तीन लोगों को अपने घर में शरण दी है और पुलिस आ गए इंक्वायरी करने के लिए कि आपने उनको दी है नहीं दी शरण, तो आपने बोल दिया नहीं मेरे घर में ये लोग नहीं है, तो आपका जो एक्शन है वो मॉरली एथिकली सही है या गलत है? हाँ, सही है या गलत है? गलत है ना, क्योंकि वो लोग तो उन्होंने तो किसी ना किसी को मारा था, तो आपने जो उनको अपने घर में वो दी थी तो वो गलत बात थी। ठीक है, तो यही उसका एग्जाम्पल है। दूसरा ये आप सबको केदार जाधव पता है, एग्जाम्पल केदार जाधव है ना,
हमारे एक इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर थे, उनको पाकिस्तान ने अभी ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है ना। पर कांट के हिसाब से मीन्स को फॉलो करते हुए अगर पाकिस्तानी उनको पूछे कि बताओ इंडिया के सीक्रेट मिशन क्या क्या है, तो अकॉर्डिंग टू कांट उन्होंने सब कुछ बता देने चाहिए, ठीक है। पर मॉरली ये सब उनके लिए गलत है ना। अगर वो इंडिया की सीक्रेट पाकिस्तान को दे रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने जो अपना ओथ ली थी, जब उनका रिक्रूटमेंट था तो वो लोग ओथ लेते हैं ना कि मैं जो इंडिया की पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है वो कहीं पे भी शेयर नहीं करूंगा। अकॉर्डिंग टू कांट उन्होंने सबको बता देना चाहिए कि जो भी उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है सबको बतानी चाहिए। पर एथिक्स क्या कहता है, उन्होंने उनको डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारी सिक्योरिटी का मैटर है। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फ्रांस की फिलोसफी का क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू कांट उन्होंने सब कुछ लोगों को बता देना चाहिए, वही है। मतलब एंड अच्छा लाने के लिए हमको मीन्स को सेक्रीफाइड करना पड़ता है कभी कभी। मतलब जो भी रूल्स था रेगुलेशन का हमें उनको तोड़ना है, क्योंकि अगर उसने सारी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को दे दी तो फिर हमारी सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी, ठीक है ना। तो कभी कभी ये सिचुएशन हर एक सिचुएशन में यूनिवर्सल नहीं होती, बट कांट के अकॉर्डिंग सारी सिचुएशन हर सिचुएशन में यूनिवर्सल होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यूनिवर्सलिज्म हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता, ये उसका क्रिटिसिज्म है। उसके बाद लिखो रिलीवेंस ऑफ कांट्स थ्योरी। ये रुक गया यार। जैसे रिलीवेंस क्या है आज भी कि सिविल सर्वेंट ने सेल्फलेसली अप्लाई मतलब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है ना। रूल्स रेगुलेशन को फॉलो ना करते हुए कभी कभी किसी सिचुएशन में अगर किसी नीडी को किस चीज की जरूरत है तो उसने अपनी सेल्फलेसली ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए, ना कि किसी पर्पजफुली। एमएलए का काम है तो ईमानदारी से करूंगा, अगर लोगों का काम है तो ईमानदारी से नहीं करूंगा। ऐसी जो फीलिंग है, ऐसी जो एटीट्यूड है, वैसा सिविल सर्वेंट का होना नहीं चाहिए। ये उसका रिलीवेंस है इसकी थ्योरी का आज के टाइम पे। उसके बाद लिखना नोलन कमेटी के 7 प्रिंसिपल एथिकल सर्विसेज के, जो कांट की फिलोसफी से बिलोंग करते हैं थोड़े बहुत। पहला है एक सिविल सर्वेंट कैसा है, सेल्फलेस होना चाहिए, मतलब किसी भी काम के करने के पीछे उसका कोई सेल्फ मोटिव नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस सर्विसेज देनी चाहिए उसमें। दूसरा है ऑनेस्ट होना चाहिए, जितनी भी फंडिंग जितना भी पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है उतनी फंडिंग उतना पैसा ऑबिडियंटली ऑनेस्टली लोगों के वेलफेयर के लिए उससे खर्च करना चाहिए। तीसरा है इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठ होना चाहिए, जो भी काम उसको सौंपा गया इंटीग्रिटी के हिसाब से उसने उस काम को परफॉर्म भी करना है। उसके बाद है ओपननेस, सबको ओपन होना चाहिए, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए उसके उसके मन में एक अच्छी भावना होनी चाहिए, ओपन होना चाहिए अपने काम को लेके। फिर है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी काम उसने परफॉर्म किया था उसका रिकॉर्ड उसने रखना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए वो हमेशा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिफाई करना मतलब अगर जो काम है उस पर अगर किसी ने कोई एक्शन ली है, अगर बोला जा रहा है कि नहीं आपने गलत किया, तो उसके आपके पास उसके सही प्रूफ होने चाहिए कि आप उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सको कि मैंने जो भी डिसीजन लिया था वो इस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से मैंने सही लिया था, उसको आपको जस्टिफाई करते आना चाहिए उस चीज को, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, लीडिंग विद द एग्जाम्पल, है ना, उसको बोलते हैं लीडरशिप क्वालिटी। ये सारी क्वालिटीज नोलन कमेटी के हिसाब से एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। और इसमें से मेजोरिटी ऑफ क्वालिटी जो है कांट की थ्योरी से रिलेट करती है, जैसे सेल्फलेसनेस, उसके बाद है ऑनेस्टी, ओपननेस, ये सारी क्वालिटीज कांट की थ्योरी से बिलोंग करती है। लिख लिया सबने इसको? हुँ? उसके बाद है टेलियोलॉजी। तो डिओन्टोलॉजी सबको क्लियर है कांट की क्या है, मीनिंग क्या है उसका?
अल्टीमेटली जो भी काम आप करोगे उसके लिए आपका मीन्स ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसका रिलीवेंस क्या है, उसका क्रिटिसिज्म क्या है, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है, ये सब हमने देख लिया। फिलोसॉफी क्या थी ये सब हमने देखा, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स थे सारा देख लिया। अभी अगला है टेलियोलॉजिकल फिलोसॉफी। टेलियो मतलब एंड, लॉजी मतलब साइंस, टेलियोलॉजी मतलब साइंस ऑफ एंड, मतलब एंड अच्छा होना चाहिए, प्रोसेस भले ही कैसे भी क्यों ना हो। एग्जाम में आपको पास होना है अच्छे नंबर से, भले ही चीटिंग करके क्यों ना पास हो, ये इस थ्योरी का मतलब है। वही है साइंस ऑफ एंड। इसका मतलब है एक्शन के जो रिजल्ट्स है वो अगर पॉजिटिव है तो आपकी एक्शन भी पॉजिटिव ही है ना। अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पास हो रहा है, तो आपने जो भी किया था प्रोसेस उसके लिए वो भी पॉजिटिव ही होगा। और वहां पे कैसा था, अगर आपका प्रोसेस पॉजिटिव है तभी आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। पर यहाँ पे कैसा है, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपका प्रोसेस भी हमेशा पॉजिटिव ही रहा होगा। मतलब यहाँ पे कैसे जज होता है, जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा होना चाहिए, उसके हिसाब यहाँ पे जज होता है। लिखो यहाँ पे लिखो, this philosophy emphasis on consequences of action, emphasis on the consequences of action। दूसरा पॉइंट लिखो, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन एक्शन is based on the outcome or end result। quality of human action is based on outcome or end result, based on outcome or end result। hence teleological philosophy is also called as consequential, consequentialist philosophy। मतलब रिजल्ट्स क्या क्या होंगे उसके उसके बिहाफ से हम लोग जज करते हैं। उसके बाद लिखो, देर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स। पहला कौन सा है, यूटिलिटेरियन अप्रोच। यूटिलिटेरियन किसके किसके साथ है, बेंथम और जेएस मील का। दूसरा है कॉन्ट्रैक्टेरियन अप्रोच, उसमें कौन है, रॉल्स रूसो। तीसरा है थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय रॉल्स, सॉरी यहाँ पे कौन था, रूसो और थॉमस वेब। यूटिलिटेरियनिज्म में बेंथम और जेएस मील। कॉन्ट्रैक्टेरियन में थॉमस वेब्स और रूसो। और थ्योरी ऑफ जस्टिस में जॉन रॉल्स। रॉल्स के साथ में अमर्त्य सेन भी लिखना। तीन अप्रोचेस है, तीन स्कूल है। पहला है यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम और जेएस मिल का, फिर है कॉन्ट्रैक्टेरियन वेब्स थॉमस वेब्स और रूसो का, फिर है थ्योरी ऑफ जस्टिस बाय जॉन रॉल्स, काम करके अमर्त्य सेन लिख दे रहा हूं। लिख लिया सबने। हमने सबसे पहले देखा एजेंट थ्योरी, किसकी थी, एरिस्टोटल, है ना। उसके बाद देखा डिओन्टोलॉजी। डिओन्टोलॉजी किसकी थी, इमैनुअल कांट नहीं है, वो कांट है, ठीक है, कांट। फिर अभी देख रहे हैं हम लोग टेलियोलॉजी। टेलियोलॉजी में 3-4 अलग अलग टाइप है। पहला कौन सा है, यूटिलिटेरियन, वो किसका किसका है, जेएस मिल एंड बेंथम। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म, उसमें कौन कौन है, थॉमस वेब और रूसो, है ना। और थ्योरी ऑफ जस्टिस किसका किसका है, जॉन रॉस और अमर्त्य सेन का। ये सब अलग अलग है, सबका व्यूज इन सब पे अलग अलग था।
पहला है यूटिलिटेरियन अप्रोच, उसमें ए डाल के लिख लो यूटिलिटेरियन अप्रोच। ये पिक्चर देख के क्या समझ रहा है आपको? 4 बेड पे 4 लोग आराम से सो रहे हैं, 5वें को मार भी दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर 5वें को जगह नहीं तो उसको मार दो, पर लार्जर लोगों का फायदा होना चाहिए, ठीक है ना? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बेस्ड ऑन द टर्म यूटिलिटी, यूटिलिटी इक्वल टू सर्वाइवल। मतलब किसी भी चीज को करने में मजा आना चाहिए, पेन कितना हो रहा है वो मैटर नहीं करता, है ना? ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लगाना है। कौन सी फिलॉसफी है इसके पीछे? ग्रेटेस्ट गुड्स टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। म्हणजे किसी भी कोई भी काम करने के पीछे ज्यादा से ज्यादा लोगों का फायदा होना चाहिए। अगर 2-4 लोगों का फायदा नहीं भी हो रहा है तो चलेगा, ठीक है? अगर इस क्लास में, ठीक है, अगर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर समझो अपने क्लास में कितने लड़के, 10 लड़के हैं, 10 लड़कों में से 8 लोगों को समझ में आ रहा है तो ठीक है, 2 लोगों को नहीं भी आ रहा है तो चलेगा, मैं फिर से नहीं बताऊंगा इनके हिसाब से, ठीक है? पर हम ऐसे करते हैं क्या? नहीं करते। अगर एक को भी समझ में नहीं आता तो हम फिर से बताएंगे। पर इनका क्या मतलब है? यूटिलिटी होना चाहिए। अगर 8 को समझ में आ रहा है तो ठीक है, आगे बढ़ सकते हो आप लोग। क्लियर है इनका अप्रोच? यूटिलिटी, सर्वाइवल। यहाँ पे बस इतना लिखना था, इट इज बेस्ड ऑन द टर्म यूटिलिटी विच मीन्स सर्वाइवल, और दैट इज फिलोसफी, बेसिक फिलोसफी बिहाइंड दिस इज ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। इनका मतलब है कि एक्शन हमेशा राइट होती है जब पेन ज्यादा होता है और प्लेजर कम आता है उस चीज से, है ना? ये कैसे वर्क करता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे करता है। जैसे मतलब कोई कोई बोलता है ना, मैंने 2-3 महीने में प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर मेंस निकाल लिया, ठीक है ना? उसके अल्टीमेटली क्या देखा जाता है? उसका रिजल्ट देखा जाता है। देखते नहीं कि उसने 2 महीने में प्रिपरेशन किया था, 2 साल में किया था। अल्टीमेटली क्या है? उसका रिजल्ट देखते हैं ना हम लोग। तो वही है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। जैसे मैं बोलूंगा कि GS3 में, है ना, कोई कोई बोलेगा कि नहीं मैं इकोनॉमिक्स पूरी पढ़ूंगा, कोई बोलेगा कि नहीं मैं साइंस पढ़ूंगा, एनवायरमेंट पढ़ूंगा, सिक्योरिटी पढ़ूंगा और सफिशियंट है। कोई बोलेगा कि नहीं मैं पूरी इकोनॉमी पढ़ूंगा, फिर उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करूंगा। कैसे? सबका अप्रोच अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है ना? तो यहाँ पे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब आप अपना टाइम एनवायरमेंट में कम यूटिलाइज करोगे, साइंस में कम दोगे, 5-5 घंटे 3 दिन पढ़ के खत्म कर दोगे, पर इकोनॉमी पढ़ने के लिए आपको 1 महीना लगेगा, है ना? तो आपका कॉस्ट बेस्ड एनालिसिस सबका अलग अलग हो सकता है उस बेस पे। तो यहाँ पे वही सिद्धांत अप्लाई होता है, बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑन द ह्यूमन एक्शन। मतलब बेनिफिट हमेशा ज्यादा लोगों का होना चाहिए, ठीक है? कम लोगों का नुकसान भी हो रहा है तो भी चलेगा। और यहाँ पे क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट पीपल, मतलब नॉट एट ऑल, मतलब सबके लिए नहीं है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए है, ठीक है? उसके बाद लिखो एग्जाम्पल। जितनी भी बिजनेस कंपनीज होती है वो यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करती है। उनका अल्टीमेट एम क्या है? प्रॉफिट मेकिंग, है ना? तो इसका मतलब है जो भी बिजनेस कंपनी है वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं देती, क्या ध्यान देती है कि क्वांटिटी पे ध्यान देती है। ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्शन करना है, भले ही प्रोडक्शन में एक आधा पीस क्वालिटी रहा तो चलेगा, पर प्रोडक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। वो लोग टारगेट ओरिएंटेड करते हैं चीजों को, है ना? इसका मतलब वो लोग यूटिलिटेरियन अप्रोच को फॉलो करते हैं। इंडियन कल्चर जो हमारा एज कम्पेयर टू वेस्टर्न सोसाइटी, थोड़ा बहुत हमारे कल्चर को वो लोग थोड़ा कंजर्वेटिव बोलते हैं, क्योंकि हम काफी चीजों को लेके ओपन नहीं है। जैसे वेस्टर्न सोसाइटी काफी चीजों को लेके ओपन है ना? किसी वैल्यूज को लेके, जैसे मैरिटल रिलेशनशिप है, उन सबको लेके वेस्टर्न सोसाइटी थोड़ी सी ओपन है, पर हमारी थोड़ी थोड़ी कंजर्वेटिव है, इसलिए वो लोग हमको कम ओपन बोलते हैं कंपेरेटिव टू देम।
ये लिख लो, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन द ह्यूमन नेचर व्हिच दे कंसिडर्ड एज अ सेल्फ इंटरेस्ट। मतलब एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के हिसाब से एक यूटिलिटी को डिफाइन किया जाता है। अब वो इंडिविजुअल के इंटरेस्ट कैसे है, बिहेव्स ऑन द सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर, या फिर बिहेवियर ऑन द मैक्सिमम यूटिलिटी, या फिर मैक्सिमम लोगों के फायदे के लिए यूटिलिटी को यूज किया जाता है, या फिर यूटिलिटी किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मतलब किसी चीज को करने से कितने लोगों को अल्टीमेटली फायदा हुआ, कितने लोगों को नुकसान हुआ, वो नहीं देखा जाता कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लिया था ऊपर का। एग्जाम्पल है, किसी फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स को ड्रिंकिंग की हैबिट है, ठीक है ना, तो ड्रिंकिंग की हैबिट से उसको खुशी मिलती है, ठीक है, और मोर प्लेजर देन पेन। तो यूटिलिटी के हिसाब से ठीक है, उसको अपनी हैबिट के अकॉर्डिंगली बिहेव करने दो, ठीक है। पर वही उसने वीकेंड के ऊपर ड्रिंक कर दी, ठीक है ना, तो वीकेंड पे ड्रिंक करने की वजह से क्या हुआ, मंडे को उसको जॉब पे भी जाना था, तो मॉर्निंग को जॉब पे ठीक से पहुंचा नहीं, तो यहाँ पे गलत हो रहा है इनके हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने प्लेजर को वहां तक सीमित करो कि पेन ना हो आपको। अगर वो जॉब पे नहीं गया तो उसकी सैलरी फिर कम होगी, तो इन सबसे क्या होगा, चीजों को अल्टीमेटली उसको पेन होगा, उस चीज से गेन कम हो जाएगा। तो यूटिलिटी का मतलब है प्लेजर ठीक है, पर प्लेजर उतना नहीं होना चाहिए कि आपको उससे पेन हो जाए, ठीक है ना। मतलब पेन अल्टीमेटली ज्यादा होना चाहिए, प्लेजर कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे जेनिज्म का फिलोसॉफी है, वहां पे सैक्रिफाइस करते वक्त जितना पेन हो उतना ज्यादा उनके लिए वो सेक्रेट माना जाता है उसमें। यूटिलिटेरियन टॉक्स अबाउट टू थिंग, पहला कौन सा है, इंडिविजुअल बेनिफिट, दूसरा होता है सोसाइटल बेनिफिट। उसमें जो है इंडिविजुअल बेनिफिट है वो किसका है, बेंथम का है, और जो सोसाइटल बेनिफिट है वो किसका है, जेएस मिल का है, ठीक है। यूटिलिटी कैसी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए अच्छी होनी चाहिए, कहता कौन कहता है कि बेंथम कहता है, और यूटिलिटी सोसाइटी के लिए अच्छी होनी चाहिए, कौन कहता है, जेएस मिल कहता है। जैसे एग्जाम्पल के अगर इसे बताऊं, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग कर रहा है, उससे उस इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है, पर वही अगर वो बहुत ही बुरी चीजें बना के बेच रहा है और फायदा कमा रहा है, तो अकॉर्डिंग टू बेंथम वो अच्छा है, क्योंकि वो इंडिविजुअल के बेसिस पे काम कर रहा है। पर वही अगर वो बुरे प्रोडक्ट बना के सोसाइटी में बेच रहा है तो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल वो बुरा है। समझ में आ रहा है वेरिएशन यहाँ पे, यूटिलिटी ऑन द लेवल ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अगर कोई बिजनेसमैन है, वो प्रॉफिट मेकिंग के लिए कोई भी अगर फॉल्टी पीसेस बना के लोगों को बेच रहा है और प्रॉफिट कमा रहा है, वो इंडिविजुअली रीच हो रहा है वहां पे, ठीक है ना, मतलब उस इंडिविजुअल के लिए वो अच्छा है, यूटिलिटी है उसके लिए। पर वही सोसाइटी के लिए वो बुरा है, क्योंकि वो बुरी चीजें बेच रहा है ना। तो अकॉर्डिंग टू जेएस मिल वो सोसाइटी के लिए बुरा हो गया, और अकॉर्डिंग टू बेंथम वो सोसाइटी के लिए अच्छा हुआ, क्योंकि वो इंडिविजुअल के लिए अच्छा है, ठीक है। ये दो फिलोसॉफी है इसमें। लिखो, पहला लिखो बेंथम, बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म ऐसे हेडिंग डाल दो, या फिर यूटिलिटेरियनिज्म बाय बेंथम ऐसे डाल दो। बेंथम कहता है कि अपना जो ईगोइज्म है, हर एक इंडिविजुअल को राइट है कि अपना ईगोइज्म वो सेटिस्फाई करे। मतलब बेंथम के अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल को उसने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वहां पे लिख सकते हो आप इंडिविजुअलिज्म। वो ह्यूमन ईगो कैसे भी हो सकता है, सोसाइटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, नीड ऑफ द अचीवमेंट, पैसे का हो सकता है, किसी भी चीज का ईगो हो सकता है। तो बेंथम के अकॉर्डिंग किसी भी पर्सन को उसका ईगो फुलफिल करने दिया जाना चाहिए, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बेंथम है, फिर वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो। बेंथम की फिलोसॉफी को इथिकल ईगोइज्म के नाम से भी जाना जाता है, जो कि वेस्टर्न फिलोसफी उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिस्ट।
इतना लिख लो कि बेंथम वाज इंडिविजुअलिस्ट, मतलब इन्होंने एक इंडिविजुअल को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनके अकॉर्डिंगली इंडिविजुअल अगर प्रॉफिट मेकिंग के लिए कुछ गलत भी कर रहा है तो वो ठीक है, खुद का ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, उनके अकॉर्डिंगली वो सही चीज थी। लिख लिया ये बेंथम वाला इंडिविजुअलिज्म। उसके बाद लिखो जेएस मिल, यूटिलिटेरियनिज्म बाय जेएस मिल। तो मैंने पहले ही बताया ना, जेएस मिल का यूटिलिटेरियन क्या बोलता है, एथिकल अल्ट्रुइज्म, मतलब सोशल यूटिलिटेरियनिज्म। मतलब ह्यूमन एक्शंस जो है वो उस इंडिविजुअल के लिए ही फायदे वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि सोसाइटी के लिए भी फायदे वाले होने चाहिए। और बेंथम क्या बोलता था, उसके खुद के लिए ही फायदे वाले होने चाहिए बस। मतलब आप खुद का फायदा देख सकते हो, सोसाइटी का आपको सोचना नहीं है, ऐसा कौन कहता था, बेंथम कहता था। पर जेएस मिल क्या बोलता है, आपका इंडिविजुअल तो फायदा होना ही चाहिए, पर साथ साथ सोसाइटी का भी फायदा होना चाहिए। वो बोलता है यूटिलिटेरिज्म, किसका, जेएस मिल का। लिख लो इसको, पहली लाइन लिख लो बस, ह्यूमन एक्शन शुड नॉट ब्रिंग ओनली प्लेजर टू इंडिविजुअल्स बट आल्सो टू सोसाइटी। इसीलिए बोलते हैं ना, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल। मेल के हिसाब से जो इंडिविजुअल का गुड है वही सोसाइटी का गुड होना चाहिए, मतलब जो सोसाइटी के लिए अच्छा है वही इंडिविजुअल के लिए भी अच्छा होना चाहिए। और बेंथम के हिसाब से जरूरी नहीं है जो इंडिविजुअल के लिए अच्छा हो सोसाइटी के लिए अच्छा हो। अगर इंडिविजुअल का वेलफेयर बुरा अलग भी है सोसाइटी से, तो भी वो खुद का जो पर्पस है वो परस्यू कर सकता है, अकॉर्डिंग टू बेंथम। समझ में आ रहा है आपको? आपको एरिस्टोटल की फिलोसफी समझ में आई, एजेंट वाली? 4 वर्च्यूज थे उसमें, कौन से थे? देखना नहीं है, इधर इधर देखो, जस्टिस, टेम्परेंस, करेज और विजडम, है ना। विजडम का मतलब क्या था, एप्लीकेशन ऑफ रैशनल थिंकिंग ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये था एरिस्टोटल का। कौन सा थ्योरी था उसका, एजेंट थ्योरी। उसके बाद हमने देखा एक्शन थ्योरी। एक्शन थ्योरी में 2 देखे, डिओंटोलॉजिकल और टेलियोलॉजिकल। डिओंटोलॉजी किसका था, इमैनुअल कांट का था। क्या बोलता है वो, मीन्स को इंपॉर्टेंस देता है। हम लोग कोई भी प्रोसेस करने के लिए जो भी प्रोसेस करेंगे, मीन्स वो इंपॉर्टेंट, रिजल्ट मायने नहीं रखता। अगर मीन्स अच्छे है तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा ही। उसके बाद देख रहे हैं हम लोग टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजिकल में हमने 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहला है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा था, बेंथम का यूटिलिटेरियन, दूसरा जेएस मिल का। तो बेंथम क्या सिखाता है, इंडिविजुअलिज्म को, और जेएस मिल सोशल यूटिलिटेरियन। क्लियर है सबको यहां तक, है ना। एप्लीकेशंस ऑफ यूटिलिटेरियन फिलोसॉफी। पहला फायदा, इंडिविजुअल को क्या होगा उससे, इंडिविजुअल अपने ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है। पहला फायदा ये है प्रॉफिट मेकिंग के लिए। शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी, मतलब शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, पहला है। दूसरा है, इनका कहना है कि एक सोसाइटी में कभी कभी क्या होता है ना, एक इंडिविजुअल को उसके बुरे घाटे में भी आ जाता है सोसाइटी के वेलफेयर के केस में। पर इनका अप्रोच क्या होता है, नहीं, सोसाइटी भी प्रोग्रेस करेगी और खुद आप भी प्रोग्रेस करो, क्योंकि अल्टीमेटली जब कोई इंडिविजुअल प्रोग्रेस करेगा तभी तो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी इनके हिसाब से। ठीक है, समझ में आ रहा है? कभी कभी क्या होता है, सोसाइटी के नॉर्म्स फॉलो करने की उसमें सबको फ्रीडम नहीं मिलती। मतलब जो काम किसी को करना होता है वो कर नहीं पाता सोसाइटी के डर से। उस कॉन्टेक्स्ट में क्या हो जाता है, उस इंडिविजुअल को भी डेवलपमेंट नहीं होती और सोसाइटी और उस सोसाइटी की भी डेवलपमेंट नहीं होती। पर इनके अप्रोच के हिसाब से इंडिविजुअल को डेवलप होने का मौका दिया जाना चाहिए, तभी जाके कल को सोसाइटी भी डेवलप होगी, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियनिज्म। उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर सोसाइटी। सोसाइटी के लिए है कौन सा है, ग्रेटेड गुड्स टू ग्रेटेड नंबर ऑफ पीपल। ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है इसमें, उस अप्रोच से।
दूसरा लिखो, प्रमोट डिफेंसिव कल्चर। प्रमोट डिफेंसिव कल्चर इन डिसीजन मेकिंग। और हमारी इंडियन सोसाइटी भी डिफेंसिव कल्चर को ही प्रमोट करती है, rather than assertiveness और कॉन्फिडेंस इन इंडिविजुअल को। हमारी इंडियन सोसाइटी क्या करती है, कलेक्टिविज्म को सपोर्ट करती है, मतलब सोसाइटी के लिए वेलफेयर होना चाहिए, ना कि इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल एक टाइम पे शांत बैठ सकता है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्या करता है, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है, पूरी सोसाइटी को। पढ़ा होगा ना पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, है ना। फंडामेंटल राइट किसके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है, क्योंकि किसी इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट वायोलेट नहीं होना चाहिए। और वही डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, पूरे सोसाइटी के लिए रूल्स सरकार बनाती है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंस किसको दिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को दिया गया है। जब भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ऊपर किसको रखा जाएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, लिखिए सोसाइटी के फायदे। फिर है गवर्नेंस में क्या क्या फायदे मिलेंगे। पहला है वही पॉलिसी ऑफ ग्रेटेस्ट गुड्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इन एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा है, इसके बाद दूसरा लिखो, एंश्योर रूल ऑफ लॉ। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन शुड एंश्योर लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ पीपल। मतलब हर एक लोगों को लिबर्टी देनी चाहिए। किसी चीज के बारे में आपका व्यू क्या है, जैसे मोदी जी की कोई पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बारे में इंडिविजुअल का व्यू क्या है, उसको भी पूछना चाहिए। मोदी जी ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरी सोसाइटी के लिए अच्छी है तो मैंने पॉलिसी ला ली, है ना। इंडिविजुअल का भी उसमें मत लेना चाहिए कि नहीं, आपके हिसाब से इस पॉलिसी के बारे में आपका क्या सोचना है। उसको बोलते हैं इंडिविजुअलिज्म। पर हमारी सोसाइटी में है क्या, अगर किसी ने बुरा बोल दिया तो वो एंटी नेशनल हो जाता है ना। यही है रियलिटी। तीसरा है एप्लीकेशन बिजनेस में क्या होगा। बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट है, बिजनेस का प्रॉफिट ही एक, मतलब बिजनेस में का अल्टीमेट एम ही होता है यूटिलिटी। मतलब उनका एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। बेस्ड ऑफ द यूटिलिटी इन सोसाइटी, दैट इज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट। एफिशिएंसी एंड प्रॉफिट मतलब ही यूटिलिटी। उसमें ही लिखना, बिजनेस में ही लिखना कि प्राइवेट बिजनेस को कौन से फायदे हो रहे हैं। ईगो सेटिस्फेक्शन, मतलब जितना भी प्रॉफिट एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को कमाना है वो कमा सकता है उसके भी आप पे। ठीक है, यही सब फायदे वहां पे हो रहे हैं। यहाँ पे दो डिवीजन है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट कंपनी किसके लिए काम करती है, प्रॉफिट मेकिंग के लिए काम करती है। और पब्लिक पब्लिक कंपनी किसके लिए होती है, वेलफेयर के लिए होती है लोगों के, है ना। तो यूटिलिटी का अप्रोच जो है वो कहाँ पे लागू होता है, प्राइवेट कंपनी में लागू होता है। ठीक है, उसके बाद लिखो वीकनेस एंड क्रिटिसिज्म। ये करने के बाद रुक जाएंगे हम लोग ये थ्योरी, क्योंकि आपके फेस पे दिख रहा है, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, बाद में जो अगली वाली है कॉन्ट्रैक्ट टिरनिज्म, ये हम अगले क्लास में करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट टिरनिज्म है, फिर कौन सा बचता है, और थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये, और फिर फेमिनिज्म। ये तीन बचते हैं, वो लोग हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, लिख लो फिर क्रिटिसिज्म क्या है। हम पेन से ज्यादा, प्लेजर से ज्यादा इंपॉर्टेंस पेन को नहीं दे सकते, है ना। दूसरा क्रिटिसिज्म है कि ग्रेटेस्ट गुड्स ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है, हम दो लोगों का बुरा करके 80 लोगों का भला नहीं कर सकते, हमको सबका भला करना है। इसलिए हम इस फिलोसफी को भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते यूटिलिटी को। 100 लोगों का पूरा पेट भरने से अच्छा है, सॉरी, 50 लोगों का पूरा पेट भरने से अच्छा है कि, और 50 लोग भूखे रहने से अच्छा है कि 50 100 सब लोगों के पास थोड़ा थोड़ा खाना पहुंचना चाहिए। हमारी फिलोसफी ऐसी है ना, मतलब हम किसी को भूखा नहीं रहने देते हमारी कंट्री में, सबको थोड़ा थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। और इनका अप्रोच क्या कहता है, भले ही 80 लोगों को पेट भरने दो, 20 लोग भूखे रहेंगे तो भी चलेगा इनको। वैसा हमारे यहाँ पे नहीं होता, ये तो ये हमारा क्रिटिसिज्म है।
देखिए ये लिख लो, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स जहां पे क्या है, आउटकम तो सही हो सकता है पर मीन्स गलत हो सकते हैं, उसको हम लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल इलेक्टोरल विक्ट्री बाय रैगिंग, है ना, कॉलेज में कहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं पर वहां पे रैगिंग के हिसाब से जूनियर्स को जबरदस्ती किसी एक पर्सन को वोट देने लगाया, इसका मतलब इलेक्शन तो हो गया, रिजल्ट तो आ गया, पर जो मीन्स उसने उसके लिए यूज किया था उसने जीतने के लिए वो गलत था, रैगिंग करके उसने जीता था वो, तो वो गलत हो गया ना। दूसरा है पासिंग एग्जामिनेशन बाय चीटिंग, रिजल्ट तो आ गया पर चीटिंग करके आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो भी मार्क्स आपने गेन किए उसका फ्यूचर में आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो नॉलेज आपने गेन करना था वो नॉलेज आपने गेन किया ही नहीं, चीटिंग करके पास हो गए। ठीक है। तीसरा है पेइंग ब्राइब फॉर गेटिंग वर्क डन, आपका काम करने के लिए आपने ब्राइब दे दी, मतलब घूस दे दी किसी को, ये भी गलत है ना, काम तो हो गया पर गलत तरीके से हुआ, ये सब उसके क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म में आप लोग एग्जाम्पल वहां पे दे सकते हो। लिख लिया ये सबने? करप्शन करके अगर कोई चीज अच्छी हो रही है तो हम कह नहीं सकते कि वो अच्छी चीज है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है। ठीक है ना, जैसे कोई स्कीम है गवर्नमेंट की, वो स्कीम इम्प्लीमेंटेशन का टारगेट था कि इस स्कीम की वजह से 100 करोड़ लोगों को फायदा होना चाहिए, फायदा हुआ 50 करोड़ लोगों को। ठीक है, मतलब ये बोलेंगे कि नहीं 50 करोड़ लोगों को तो फायदा हुआ, पर नहीं, उसका टारगेट क्या था, 100 करोड़ लोगों को फायदा होना चाहिए था, पर करप्शन की वजह से खाली 50 करोड़ को फायदा हुआ, तो ये तो गलत बात है ना। ठीक है, तो इनका जस्टिफिकेशन हम नहीं कर सकते। कांट ने यूटिलिटेरियनिज्म को खूब बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। कांट के हिसाब से इन्होंने इन्होंने क्या किया था यूटिलिटेरियनिज्म में, करप्शन को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, जैसे जेएस मिल हो गया, बेंथम हो गया, ये लोग जब ब्रिटिश लोग जब हमारे यहाँ से करप्शन करके माल बहुत ज्यादा वहां पे लेके जाते थे, रॉ मटेरियल, तो उन लोगों को कांट ने क्रिटिसाइज किया था, पर वही जेएस मिल और बेंथम ने उनको क्रिटिसाइज नहीं, उनको सपोर्ट करने की कोशिश की, तो उन्हीं उन्हीं लोगों को कांट ने क्रिटिसाइज करते हुए बोला था कि यूटिलिटेरियनिज्म करप्शन को जस्टिफाई नहीं कर सकते हम लोग, करप्शन किसी भी फॉर्म में हो वो गलत ही है। ठीक है, तो ये वहां पे ये हो गया था। जैसे कभी कभी गवर्नेंस के कॉन्टेक्स्ट में किस किस बॉडी की वजह से जो भी सिस्टम का जो सर्विस डिलीवरी होती है वो लेट हो जाती है, जैसे अगर कोई प्रोसेस होनी है वहां पे अगर सीबीआई इंक्वायरी बैठ गई, कैग की इंक्वायरी बैठ गई, या फिर सीवीसी या फिर कोर्ट्स की अगर इंक्वायरी बैठ जाए, तो वो जो प्रोसेस होती है उस काम की वो बहुत ज्यादा डिले हो जाती है। ठीक है, तो वो डिले होना सही नहीं है, ये सब कहते हैं कि कांट, इसलिए कांट ने उन सबको क्रिटिसाइज किया है। करप्शन, करप्शन पता है ग्लोबल फिनोमिना है, पर यूटिलिटेरियन कहते हैं कि अगर किसी का भला हो रहा है करप्शन करके तो वो अच्छी बात है, पर हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, करप्शन किसी भी फॉर्म में हो वो गलत ही है। लिख सकते हो एग्जाम्पल्स, लिख लो। करप्शन लिख लो, क्रिटिसिज्म ऑफ करप्शन, वहां पे लिखना द नेम ऑफ पॉजिटिव आउटकम करप्शन शुड बी जस्टिफाइड, इज डन इन आवर सोसाइटी, द वे इज डन इन आवर सोसाइटी, जैसे पेइंग ब्राइब हो गया, पेइंग टू द ब्रोकर, मेडिएशन, ब्रेकर को पे करना कि मेरी डील करा दो, पेइंग कमीशन, मतलब जो भी कमीशन होते हैं जो चीजों के लिए बनाए जाते हैं उनको ब्राइब पे करना, गिविंग सम इंटेंजिबल बेनिफिट, मतलब पैसों में नहीं किसी और फॉर्म में किसी को बेनिफिट प्रोवाइड करना, वो भी अनइथिकल है। ये लिख लो 5 चीजें एग्जाम्पल। हो गया?
फास्ट फास्ट लिखो। ये लोग जस्टिफाई कैसे करते हैं? अगर हमने करप्शन नहीं किया तो वो जो बिजनेस डीलिंग्स होनी है वो बिजनेस डीलिंग्स कभी हो ही नहीं, ईमानदारी से करेंगे। ये लोग उसको ऐसे हाइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर प्रॉफिट मीटिंग करनी है तो थोड़ा बहुत तो करप्शन हमें करना ही पड़ेगा। ऐसे लोग, ये लोग उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, पर करप्शन किसी भी मीन्स से आप लोग जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो अल्टीमेटली गलत ही है। क्योंकि उसके जो इम्पैक्ट पड़ेंगे वो इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में सोसाइटी में बहुत ज्यादा बुरे पड़ते हैं। ठीक है। ये ब्रोकर्स को पे करने के बारे में ये इतना उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। उनका बोलना यह है, कंक्लूजन अल्टीमेटली क्या है, कि जितनी भी प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जांपल करप्शन या फिर कोई इलिसिट प्रैक्टिसेस, ये लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी सोसाइटी के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इनको जल्दी से जल्दी हमें जितनी भी कोशिश हो सके एलिमिनेट जल्दी से जल्दी करना चाहिए, जो भी रॉन्ग प्रैक्टिसेस होती है उनको, फॉर एग्जाम्पल करप्शन। ठीक है। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म, ये हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसमें दो तीन टाइप है। कौन से, एक बार दिखा देता हूँ आप सबको स्लाइड, ग्रुप में भेजूंगा। थॉमस हॉब्स है, लॉक है और रूसो है। ठीक है। इन तीन के कौन सी फिलोसफीज है हमको देखनी है। तीनों का क्रिटिसिज्म देखना है, रिलीवेंस देखना है, सब कुछ देखना है। फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्टेरियनिज्म के बाद क्या था, थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉस और एडम अमर्त्य सेन की थी। फिर फेमिनिज्म, फिर हमारा नॉर्मेटिव एथिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स के बाद में क्या होगा, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक लाइफ। फिर ह्यूमन वैल्यूज। फिर रोल ऑफ फैमिली इन इनकलकेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। ऐसे हमारा पहला पार्ट कंटिन्यू होगा। मतलब मे भी अगले क्लास, अगले संडे तक हमारा ये वाला पोर्शन शायद कंप्लीट हो जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे हम लोग पहला ही दिन। फिर इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस दूंगा आपको राइटिंग के लिए। ठीक है। ये पीडीएफ मैंने डाला नहीं, शायद अभी डाल देता हूँ इसमें। ठीक है, अभी डालता हूँ ताकि आप अगली क्लास में शायद पढ़ के भी आ सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। किसके कैसे क्वेश्चन चेक करना बचा हुआ था? हाँ, बोलो।